सबसे कम उम्र का किलर। क्या आपने कभी सोचा है कि मासूमियत भी भ्रष्ट हो सकती है? वो मासूमियत जिसे हम बचपन कहते हैं, जिसे हम पवित्र मानते हैं। क्या होगा अगर वही मासूमियत एक ऐसा अंधकार जन्म दे जो मौत का दूसरा नाम बन जाए? दुनिया आपको बताती है कि बच्चे शुद्ध होते हैं, निर्दोष होते हैं, उनके भीतर कोई बुराई नहीं होती। लेकिन ये एक झूठ है, एक सुरक्षा कवच है जिसे समाज ने बनाया है ताकि आप सच्चाई से अंधे बने रहें। क्योंकि असली सच इतना डरावना है कि उसे स्वीकार करने में आपकी आत्मा कांप उठेगी। 1998 में बिहार के बेगूसराय जिले की गरीबी और भूख के बीच एक बच्चा पैदा हुआ, सुमित। कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि इतिहास का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर। उसकी कहानी कोई साधारण अपराध कथा नहीं है। ये एक ऐसा आईना है जो आपको दिखाता है कि जब परिवार टूटता है, जब समाज चुप रहता है, जब कानून आंखें बंद कर लेता है, तब एक बच्चा राक्षस बन सकता है। और ये राक्षस बाहर से कोई दैत्य नहीं होता, वो आपके अपने घर की चार दीवारी में पलता है, आपकी अपनी चुप्पी से पोषित होता है। सिर्फ 8 साल की उम्र में सुमित ने 3 हत्याएं की। लेकिन इस कहानी का सबसे भयावह हिस्सा ये नहीं है कि उसने बच्चों की जान ली, बल्कि ये है कि हर बार उसका परिवार और उसका समाज चुप रहा। घर का मामला कहकर सच्चाई दफना दी गई और इसी चुप्पी ने एक मासूम चेहरे के भीतर मौत का खेल को जन्म दिया। आज मैं आपको उस कहानी में उतारने जा रहा हूं, एक एक परत हटाते हुए, जैसे आप सीढ़ियों से उतर रहे हों। लेकिन ये सीढ़ियां आपको रोशनी की ओर नहीं ले जाएंगी, बल्कि उस गहराई में जहां समाज का सबसे खतरनाक सच छिपा है। अब सवाल है, क्या आप ये सुनने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो ज्ञान नहीं, वो जहर है। एक बार ये आपके भीतर उतर गया तो आप बदल जाएंगे हमेशा के लिए। साल था 1998। बिहार का बेगूसराय जिला पहले से ही गरीबी और भूख का अड्डा बना हुआ था। खेत बंजर हो रहे थे, मजदूरी से पेट भरना मुश्किल था और रोजमर्रा की जिंदगी मानो संघर्ष की आग में चल रही थी। इसी आग की राख में पैदा हुआ था सुमित, वो बच्चा जिसकी नियति लिखी जा चुकी थी, लेकिन किसी ने उसे पढ़ा नहीं। उसके माता पिता दिन रात मजदूरी में टूटते रहे। उनके पास न समय था और न साधन कि वो समझ सकें कि उनके बेटे के भीतर कौन सा तूफान पनप रहा है। बचपन, जिसे हर बच्चे का सबसे खूबसूरत समय माना जाता है, सुमित के लिए कभी अस्तित्व में ही नहीं था। उसके पास खिलौने नहीं थे, न दोस्तों की टोली, न हंसी खुशी के पल। उसकी दुनिया थी अंधेरे कोने में बैठना, छोटे भाई बहनों की देखभाल करना और अपने ही मन में उभरती अजीब खतरनाक सोच के साथ जीना। यह वही अकेलापन था जिसने उसके भीतर एक दूसरी दुनिया बना दी, ऐसी दुनिया जहां दर्द और चुप्पी ही खेल बन गए। उसका मन धीरे धीरे विकृत होने लगा। जहां अन्य बच्चे किसी रोते हुए बच्चे को शांत करने की कोशिश करते, वहीं सुमित रोने की आवाजों को दबाने से आनंद लेने लगा। यह बदलाव इतना सूक्ष्म था कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। शायद माँ बाप थकान में अंधे हो चुके थे, शायद पड़ोसियों ने कभी गंभीरता से देखा ही नहीं। लेकिन ये अनदेखी ही सबसे बड़ा अपराध बन गई। याद रखिए, अपराध हमेशा अचानक पैदा नहीं होता, वो पनपता है, बढ़ता है और फिर मौका पाकर फट पड़ता है। सुमित के भीतर भी यही हुआ। उसकी पहली हत्या कोई दूर का अनजान नहीं था। उसका पहला शिकार वही था जिसे वो सबसे करीब मानता था, उसका चचेरा भाई। एक मासूम बच्चा जिसकी आंखों में जीवन का उजाला था, और यहीं से वो दरार और गहरी हो गई। एक 8 साल का बच्चा जिसने पहली बार मौत का स्वाद चखा, अब उसके लिए ये खेल जैसा हो गया। लेकिन असली भयावहता ये नहीं थी कि उसने ऐसा किया, बल्कि ये थी कि उसके परिवार ने ये जानते हुए भी सच्चाई दबा दी। उसने पुलिस को खबर नहीं दी,
समाज से छिपा लिया और इसे घर का मामला मानकर दफना दिया। सोचिए, जब अपराधी बच्चा है और गवाह उसका अपना परिवार, तब सच किसके हवाले होगा? यही चुप्पी सुमित के भीतर अंधेरे को और गहरा करती गई और उसके छोटे छोटे हाथों में मौत का खेल और आसान हो गया। पहली हत्या के बाद सुमित के भीतर कुछ बदल चुका था। उस रात के बाद उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई थी, मानो उसने कोई नया राज खोज लिया हो, कोई ऐसा खेल जो सिर्फ वही खेल सकता था। लेकिन उसके परिवार ने इसे देखा ही नहीं। उन्होंने सच्चाई को छिपा लिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने सोचा ये चुप्पी उन्हें बचा लेगी, लेकिन असल में ये चुप्पी उस बच्चे के भीतर बैठे अंधकार को और पोषित कर रही थी। कुछ ही समय बाद मौत ने फिर से उसके छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया। इस बार शिकार कोई और नहीं, उसकी अपनी 8 महीने की बहन थी, एक मासूम बच्ची जिसने अभी जीवन को देखना शुरू ही किया था। उस रात माता पिता थके हुए नींद में थे और सुमित अपनी नन्ही बहन के पास बैठा था। कोई भी सामान्य भाई बहन उस पल को प्यार से बिताता, लेकिन सुमित के भीतर जो पनप रहा था वो प्यार नहीं बल्कि नियंत्रण की भूख थी। जब बच्ची रोई तो सुमित ने वही किया जो अब उसके लिए सुख बन चुका था। उसने उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी। इतनी नन्ही उम्र की जान उसके अपने ही हाथों में खत्म हो गई। यह हत्या उतनी ही खामोशी से हुई जितनी खामोशी से पहली हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब ये अपराध और करीब आ चुका था। अब मौत परिवार के भीतर ही जन्म ले रही थी। सुबह जब माता पिता ने बच्ची को निर्जीव पाया तो घर पर सन्नाटा फैल गया, लेकिन सच्चाई का सामना करने के बजाय उन्होंने इसे एक और दुर्भाग्य मानकर दफना दिया। कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं, कोई जांच नहीं, कोई सवाल नहीं। शायद उन्हें डर था कि समाज उनकी इज्जत पर उंगली उठाएगा। शायद वे मान ही नहीं पाए कि उनका अपना बेटा ऐसा कर सकता है। लेकिन जो भी वजह थी, उस चुप्पी ने इस अपराध को और मजबूत बना दिया। यहां आपको समझना होगा, अपराधी बनने का रास्ता कभी अकेला नहीं होता। यह समाज, परिवार और कानून की विफलताओं से बनता है। अगर उसी पल सुमित को रोक लिया जाता, अगर उसे मनोवैज्ञानिक मदद दी जाती, अगर सच स्वीकार कर लिया जाता, तो शायद कहानी यहीं खत्म हो जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। परिवार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सच्चाई छिपाई और इस कारनामे ने एक और मौत को जन्म दिया। अब सुमित को पता चल चुका था कि वो जो चाहे कर सकता है और कोई उसे रोकने वाला नहीं है। और यही विश्वास आगे चलकर तीसरी और सबसे खतरनाक हत्या की वजह बना। अब तक सुमित 2 हत्याएं कर चुका था, एक चचेरा भाई और अपनी ही 8 महीने की बहन। दोनों ही बार परिवार ने सच्चाई को दबा दिया। लेकिन याद रखिए, हर बार चुप्पी अपराध को और ताकत देती है। अब सुमित के भीतर ये यकीन बैठ चुका था कि वो अजेय है, कि उसकी छोटी सी उम्र उसका सबसे बड़ा हथियार है और कोई भी उस पर शक नहीं करेगा। यही विश्वास उसकी तीसरी हत्या की जमीन बना। उस दिन गांव का माहौल सामान्य था। बच्चे बाहर खेल रहे थे और औरतें रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थीं। सुमित की नजर एक 6 महीने की बच्ची पर पड़ी जिसका नाम खुशबू था। वो बच्ची गांव के स्कूल के पास खेल रही थी। उसकी मासूमियत ने सुमित को खींच लिया, लेकिन उसके लिए ये मासूमियत कोई खूबसूरत चीज नहीं थी, बल्कि एक चुनौती थी, एक आवाज जिसे वो हमेशा की तरह दबाना चाहता था। खेलते खेलते वो बच्ची अचानक गायब हो गई। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर दौड़ने लगे। हर घर की तलाशी ली गई, हर कोना खंगाला गया, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। ये घटना पहली बार गांव की शांति को हिला गई। अब मामला इतना आसान नहीं था कि परिवार इसे दबा ले। इस बार बच्ची किसी और की थी और समाज की आंखें खुल चुकी थीं। गांव वालों ने पुलिस को बुलाया। संदेह की सुई धीरे धीरे सुमित पर टिक गई। वजह सब थी, उसका अलग थलग रहना, उसका अजीब व्यवहार और बच्चों के साथ उसका असामान्य रवैया। पुलिस ने जब उसे पकड़कर पूछताछ की
तो जो हुआ उसने सभी को हिला दिया। सिर्फ 8 साल का वो बच्चा बिना किसी डर के, बिना किसी अपराध बोध के सब कुछ मान गया। उसने साफ कहा कि उसने खुशबू का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी और शव को मिट्टी में छिपा दिया था। उसकी आवाज में न डर थी न पछतावा, मानो उसने कोई साधारण काम किया हो। सोचिए, एक 8 साल का बच्चा अपने अपराध को इस तरह कबूल करे मानो ये उसके लिए खेल हो। यही वो पल था जब लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि ये कोई सामान्य बच्चा नहीं है। ये एक ऐसा दिमाग था जो दूसरों के दर्द को अपनी जीत समझता था। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या ये सब उसकी मानसिक बीमारी थी या हमारी सामूहिक असफलता? अगर पहली 2 हत्याओं पर सच बोला जाता तो क्या तीसरी हत्या रोकी जा सकती थी? सुमित की गिरफ्तारी के बाद गांव में दहशत फैल गई थी। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि इतना छोटा बच्चा इतनी बेरहमी से कैसे हत्या कर सकता है। पुलिस ने जब उसे कोर्ट में पेश किया तो वहां मौजूद हर इंसान उसकी मासूम शक्ल देखकर भ्रमित हो गया। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये वही बच्चा है जिसने 3 मासूम जानें ली। लेकिन उसके कबूलनामे और शवों के मिलने से अब इस इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। यही वो मोड़ था जब पहली बार मनोवैज्ञानिकों को बुलाया गया। उन्होंने सुमित से पूछताछ शुरू की, उसकी सोच को समझने की कोशिश की। अब जो सामने आया वो और भी खतरनाक था। डॉक्टरों ने कहा कि सुमित किसी साधारण गुस्से या पल भर की गलती का शिकार नहीं है, वो एक गंभीर मानसिक विकार से पीड़ित है। उसका नाम था कंडक्ट डिसऑर्डर। यह बीमारी बच्चों और किशोरों में पाई जाती है, लेकिन इसका असर भयावह होता है। कभी बच्चा दूसरों को चोट पहुंचाने, नियम तोड़ने और हिंसा करने में अजीब तरह की संतुष्टि महसूस करता है, और अगर समय पर इलाज न मिले तो यही प्रवृत्ति बड़े होकर मनोविकृति यानी साइकोपैथी में बदल जाती है। सुमित की बातें इस निदान को और पुख्ता करती थी। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसके जवाब ने सबको स्तब्ध कर दिया। उसने कहा, मुझे अच्छा लगता है जब वे चुप हो जाते हैं। सोचिए, एक बच्चा जिसे दूसरों की मौत में मजा आता है, जिसे रोती हुई आवाजें परेशान नहीं करती बल्कि उन्हें दबाने से सुख मिलता है। मनोवैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि सुमित में अपराध बोध नाम की कोई चीज नहीं थी। वो अपने किए को न गलत मानता था और न ही शर्मिंदगी महसूस करता था। उसके लिए ये सब किसी खेल जैसा था, और यही खेल अगर रोका न गया तो भविष्य में और भी खतरनाक बन सकता था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल था, क्या ये बीमारी अकेले ही उसके द्वारा की गई हत्याओं का कारण थी, या फिर ये उस गरीबी, उपेक्षा और परिवार की चुप्पी का परिणाम था जिसने उसके अंदर की अंधेरी प्रवृत्तियों को और ताकत दी? सच्चाई शायद इन दोनों के बीच छिपी थी। यहाँ समाज और कानून दोनों के सामने एक चुनौती खड़ी हो गई थी। अगर यह बच्चा अपराधी है तो क्या इसे जेल में डालना चाहिए? और अगर यह बीमार है तो क्या सिर्फ सुधार गृह ही इसका इलाज है? जब अदालत में सुमित का केस आया तो हर कोई उम्मीद कर रहा था कि अब उसे उसके अपराध की सजा मिलेगी। लेकिन वहां एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई जिसे कानून ने खुद बनाया था। यह दीवार थी नाबालिग अपराधियों के लिए बनाए गए नियमों की। भारत का किशोर न्याय अधिनियम कहता है कि 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा, चाहे उसका अपराध कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे वयस्क अपराधी की तरह सजा नहीं दी जा सकती। इसका मतलब ये था कि 3 हत्याओं के बावजूद सुमित को जेल नहीं भेजा जा सकता था। अधिकतम उसे सुधार गृह भेजा जा सकता था, और वो भी केवल 18 साल की उम्र तक। सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसने खेल खेल में इंसानी जानें ले ली, जिसने मौत को खेल समझा, उसे सिर्फ कुछ साल सुधार गृह में रहकर आजाद होना था। अदालत में जब ये बात सामने आई तो गांव के लोग उबल पड़े। हर चेहरा गुस्से में लाल था। लोग चीख रहे थे, हमारे बच्चों का कातिल आजाद घूमेगा। लेकिन कानून चुप था, क्योंकि उसका लिखा हुआ नियम इंसाफ से बड़ा साबित हो रहा था। यहां एक और डरावनी सच्चाई सामने आई। सुधार गृह
जिसका नाम सुनकर लगता है कि वहां बच्चों को सुधारा जाता होगा। असल में कई बार बच्चे वहां जाकर और भी खतरनाक बन जाते हैं। वहां ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनके भीतर से हिंसा भरी हुई होती है, और जब वे एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे से हिंसा करने के और नए तरीके सीखते हैं। क्या पता सुमित वहां जाकर और भी क्रूर बनने का गुर सीख जाए। न्यायालय के सामने यह सवाल खड़ा था कि क्या नाबालिग के नाम पर अपराध को हल्का माना जाए या फिर समाज की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। लेकिन उस समय के कानून में कोई लचीलापन नहीं था। नतीजा ये हुआ कि 3 बच्चों की हत्या का दोषी, जिसने बिना किसी पछतावे के सब कबूल भी किया था, सिर्फ कुछ सालों में समाज में वापस आने वाला था। यहां सबसे डरावना पल यही था। एक कानून जो समाज को बचाने के लिए बना था, वही अब समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया था। जिस सुधार गृह में सुमित को रखा गया, वहां की दीवारें ऊंची और मजबूत थीं, पर उनके भीतर अंधेरा ऐसा था कि बाहर से कोई समझ नहीं सकता था कि वहां क्या हो रहा है। जैसे ही सुमित अंदर आया, उसने देखा कि यहां बच्चे केवल अपराधी नहीं बल्कि छोटे छोटे राक्षस थे। उनमें से कई चोरी, हत्या और हिंसा जैसे अपराधों के आरोपी थे। यह कोई सीखने की जगह नहीं थी, बल्कि ताकत और डर का खेल था। छोटे बच्चे बड़े बच्चों के हाथों डरते, और जो निर्दयी था वही सबसे ऊपर होता। सुमित भी छोटा था, नन्हा और मासूम दिखता था, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जो तुरंत दिखाई नहीं देता। उसकी आंखें सीधे सामने वाले की आत्मा में उतर जाती थीं। धीरे धीरे अन्य कैदी उसे समझने लगे, यह बच्चा साधारण नहीं है। उसमें वो ठंडापन था जो किसी शिकारी के भीतर होता है। रातें डरावनी थीं। बच्चे आपस में लड़ते, चोट पहुंचाते, और गार्ड अक्सर ये सब अनदेखा कर देते। इस माहौल में कोई सुधार नहीं होता, सिर्फ और गहरा अंधेरा जन्म लेता है। सुमित ने चुपचाप सब देखा, सबका व्यवहार पढ़ा और अपने भीतर और गहरी खाई खोदी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर ऐसे बच्चों को सही देखभाल मिले तो बदलाव संभव है। लेकिन इस सुधार गृह में कोई इलाज नहीं था। न थे थेरेपिस्ट, न कोई समझाने वाला, केवल डर और ताकत का खेल। और डर कभी किसी को सुधरने नहीं देता। डर केवल नए राक्षस पैदा करता है। सुमित ने इस माहौल में सीख लिया कि केवल वही जीवित रहेगा जो निर्दयी और चालाक होगा, और ये सीख उसकी पिछली हत्याओं का विस्तार बन गई। उसका मन अब और गहरी सोच में बदल चुका था। अब वो न केवल अपनी दुनिया के लिए बल्कि बाहर की दुनिया के लिए भी खतरा बन चुका था। यह सुधार गृह सुमित के भीतर के अंधकार को और मजबूत कर गया। यहां उसे सिर्फ सुधार नहीं मिला, बल्कि वो समझ गया कि दुनिया उसे रोक नहीं सकती, और उसकी छिपी हुई ताकत अब और भी विकसित हो रही है। सुधार गृह की दीवारों के भीतर बीते सालों ने सुमित को और भी बदल दिया था। अब वो बाहर आने वाला था, कानून के अनुसार आजाद नागरिक। लेकिन उसके भीतर का अंधकार और समझदारी दोनों ही बढ़ चुकी थी। 8 साल का बच्चा जो कभी मासूम था, अब 18 साल का युवा था, और जो भीतर बैठा था वो अब पूरी ताकत के साथ दुनिया को देख रहा था। जैसे ही वो सुधार गृह से बाहर आया, गांव में खामोशी छा गई। लोग डर रहे थे। माता पिता अपने बच्चों को बाहर खेलने तक नहीं भेजते थे। रातें सुनसान हो गईं और हर कोई फुसफुसाकर कहता, वो लौट आया है, वही सुमित। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि कुछ ही समय में वो अचानक गायब हो गया। न कोई आपराधिक रिकॉर्ड, न कोई निगरानी, न कोई पुलिस रिपोर्ट। ऐसा लगा कि जैसे उसकी मौजूदगी को पूरी तरह मिटा दिया गया हो। परिवार ने भी चुप्पी साध ली। कोई नहीं जानता था कि वो कहां गया। कुछ कहते थे कि उसे रिश्तेदारों के पास शहर भेज दिया गया ताकि गांव सुरक्षित रहे। कुछ कहते थे कि सरकार और पुलिस ने उसका नाम रिकॉर्ड से हटा दिया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कोई भी सच्चाई नहीं जानता था। यह रहस्य उसके अतीत की तरह ही अंधकार में छिपा था। 3 मासूमों की हत्या, सुधार गृह की दीवारों में बिताए साल, और अब अचानक गुमशुदगी। यह सब एक
खौफनाक पैटर्न बन गया था। समाज ने अपनी आंखें बंद कर लीं, परिवार ने सच्चाई दबा दी और कानून ने उसे छोड़ दिया। लेकिन सच्चाई अब भी मौजूद थी। सुमित की छाया गांव के ऊपर लोगों की खामोशी में, हर सुनसान गली में मौजूद थी। लोग डरते थे कि अगर वो कभी वापस आया तो और भी खतरनाक होगा, क्योंकि अब वो बच्चा नहीं बल्कि एक जवान व्यक्ति था जिसके भीतर की अंधेरी आग अब तक बुझी नहीं थी। यहां सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या ये सिर्फ सुमित की कहानी है या ये समाज की विफलता का आईना है? क्या हम बच्चों और मानसिक विकारों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभा पा रहे हैं, या हमारी चुप्पी और डर नई मौतों को जन्म दे रहा है? सुमित की कहानी सिर्फ 3 हत्याओं या एक छोटे गांव की खामोशी तक सीमित नहीं था। ये एक आईना है जो पूरे समाज को विफलताओं और मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली की कमजोरियों को दिखाता है। सोचिए, एक बच्चा जिसकी मानसिक विकृति और हिंसक प्रवृत्तियां शुरू से स्पष्ट थीं, उसे रोकने के लिए कौन सा सिस्टम मौजूद था? पहली हत्याओं के बाद परिवार ने चुप्पी साध ली। गांव ने देखा पर कुछ नहीं कहा। सुधार गृह ने उसे सुधारने का दावा किया, लेकिन वहां का माहौल और भी खतरनाक था और कानून ने उसकी उम्र को आधार बनाकर उसे असली सजा से बचा दिया। इन सब के बीच सुमित ने समझ लिया कि समाज में उसकी कोई रोकथाम नहीं है। ये कहानी हमें ये दिखाती है कि हमारे समाज में मानसिक विकारों और बच्चों की उपेक्षा के प्रति कितना बड़ा अंधकार है। कई बार लोग इसे शर्म या इज्जत की बात कहकर छिपा देते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी, संसाधनों का अभाव और सुधार गृह जैसी संस्थाओं की कमजोरी, यही कारण है कि ऐसे राक्षस पैदा होते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अगर सुमित जैसी स्थिति में बच्चों को समय पर सही देखभाल और इलाज मिलता तो शायद ये सब नहीं होता। लेकिन समाज की चुप्पी, परिवार का डर और सिस्टम की कमी ने उसे एक खतरनाक भविष्य की ओर धकेल दिया। यह सिर्फ एक बच्चा नहीं था, यह चेतावनी थी जो हर माता पिता, शिक्षक और समाज को बताती है कि अगर हम समय पर ध्यान नहीं देंगे तो परिणाम विनाशकारी होंगे। आज भी जब हम सुमित जैसी कहानियां सुनते हैं तो अक्सर सोचते हैं यह दुर्लभ है, यह केवल उसके परिवार का मामला है। लेकिन असलियत यह है कि ये एक प्रणालीगत विफलता है और यही वो खौफनाक सच्चाई है जिसे हम कभी स्वीकार नहीं करना चाहते। ये कहानी हमें डराती है लेकिन साथ ही हमें चेताती भी है। हमारी नजरअंदाजी, हमारी चुप्पी, हमारी असफलताएं नए राक्षस पैदा कर सकती हैं। सुमित अब 24 साल का हो चुका था। उसकी मौजूदगी, उसका अतीत और उसकी मानसिक स्थिति अब भी रहस्य बने हुए हैं। कोई नहीं जानता कि उसने अपनी मानसिक विकृति पर काबू पाया है या नहीं। क्या वो अब समाज के लिए खतरनाक है या उसे सही इलाज और मार्गदर्शन मिला है? ये जवाब किसी के पास नहीं है और यही डरावनी सच्चाई है। एक राक्षस कभी पूरी तरह से गायब नहीं होता अगर उसे समय पर समझा और संभाला न गया हो। लेकिन सुमित केवल एक व्यक्ति नहीं है, वो हमारे समाज, हमारे परिवार और हमारे सिस्टम की विफलताओं का प्रतीक है। उसके भीतर की अंधेरी प्रवृत्तियों ने जन्म लिया, गरीबी, उपेक्षा और चुप्पी के बीच। परिवार ने सच्चाई को दबाया, समाज ने नजरें झुकाई और कानून ने उम्र को आधार बनाकर उसे वास्तविक सजा से बचा दिया। सुधार गृह में बिताया समय और संसाधनों की कमी ने केवल अंधकार को और गहरा किया। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कभी कभी खतरा हमारे सामने होता है और हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि ये परिवार का मामला है, ये केवल बच्चा है या वो सुधर जाएगा। पर वास्तविकता ये है कि हमारी चुप्पी, हमारी असफलताएं और हमारी अज्ञानता कभी कभी नए राक्षस पैदा कर देती हैं। आज भी जब आप अपने आसपास देखते हैं तो सोचिए, क्या हम उन बच्चों को सही देखभाल, सही मार्गदर्शन और समय पर मदद दे पा रहे हैं जो मानसिक विकार से जूझ रहे हैं, या हम उन्हें अपनी नजरों से दूर रखते हुए ये मान लेते हैं कि सब ठीक हो जाएगा? सुमित की कहानी सिर्फ डर पैदा नहीं करती,
ये चेतावनी है जो हर आदमी को झकझोरती है। ये कहती है कि अगर हम समाज की, परिवार की और खुद अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज करते हैं तो परिणाम सिर्फ खौफनाक होंगे। ये कहानी हमें चुनौती देती है। क्या हम अपने बच्चों, अपने समाज और अपने सिस्टम के प्रति ईमानदार और जागरूक होंगे, या फिर सच्चाई को फिर से दबाकर वही गलती दोहराएंगे जो कभी एक मासूम बच्चे को राक्षस बना गई। याद रखिए, छुपे हुए राक्षस सिर्फ कहानियों में नहीं होते, कभी कभी वे हमारे बीच, हमारे घरों में, हमारे नजरअंदाज किए गए बच्चों के रूप में मौजूद होते हैं। और यदि हम समय पर नहीं देखेंगे तो उनका अंधेरा किसी भी पल बाहर आ सकता है। सुमित की कहानी खत्म नहीं हुई। ये हम सभी के सामने एक सवाल छोड़ जाती है। क्या हम उन्हें रोक सकते हैं, या फिर हमारी चुप्पी ही उन्हें और शक्तिशाली बनाएगी?